गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान का। आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध। दोस्तों, विकास की क्या अवधारणा है और इसका अधिगम से क्या संबंध है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों शिक्षक भर्ती के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है आपको, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कॉपी पेन जरूर लेकर बैठे दोस्तों। सभी जो भी बता रहा हूँ मैं, वो सभी टॉपिक्स नोट करते जाएं और उसके सारे कंटेंट नोट करें आप। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं विकास। अब विकास क्या है दोस्तों, तो देखिए विकास की बात करें तो विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्या है विकास? निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है दोस्तों। विकास क्या है? विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जन्म से लेकर मृत्यु तक। विकास की सबसे बड़ी विशेषता होती है दोस्तों, विकास कभी रुकता नहीं है। क्या नहीं करता है विकास? विकास कभी रुकता नहीं है, कभी तीव्र तो कभी मंद। मतलब विकास क्या होता है? कभी तीव्र होता है तो कभी मंद होता है, मतलब धीमा हो जाता है पर रुकेगा नहीं। जैसे सीधा सा उदाहरण देता हूँ मैं आपको। आप जैसे शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, जैसे ही आप कॉम्पिटिटिव क्लासेस ज्वाइन करते हो तो विकास क्या हो जाएगा आपका? तीव्र हो जाएगा। आप जल्दी से सारी चीज़ें सीखना स्टार्ट कर देंगे, नई नई बुक्स पढ़ेंगे, नए नए रेफरेंस बुक्स लेंगे, नए नए टीचरों से आप गाइडेंस लेंगे, तो आपका विकास कैसा हो गया? तीव्र हो गया। जस्ट अगर मैं बात करता हूँ कि शिक्षक भर्ती का कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है और आप तैयारी नहीं करते हैं, तो आपका विकास कैसा हो जाएगा दोस्तों? मंद हो जाएगा। तो विकास क्या है? जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली एक प्रक्रिया है। विकास कभी तीव्र होता है तो कभी मंद होता है, परंतु रुकता नहीं है। विकास कभी रुकता नहीं है। अब दोस्तों विकास रुकता नहीं है तो जन्म से लेकर मृत्यु तक चल रहा है विकास। तो मरते समय व्यक्ति का क्या विकास होता है? से जन्म से लेकर तो मृत्यु तक बता रहे हैं सभी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक विकास हो रहा है। तो जैसे जन्म हुआ तो उसके हाथ पैर शरीर ज्ञान में सब में वृद्धि हो रही है, पर मृत्यु के समय क्या विकास होता है उसका? तो भैया मृत्यु के समय भी व्यक्ति का विकास होता है। मृत्यु के समय व्यक्ति ये सीखता है, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति मरने वाला है, एक आध महीना अगर वो बेड पे पड़ा है, तो घर वालों का व्यवहार कैसा हो रहा है उसके साथ? ठीक है, मतलब उसके बेटे, उसकी बहू, उसकी पत्नी उस व्यक्ति से कैसा व्यवहार कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ? विकास हुआ। मतलब उस समय व्यक्ति उससे कैसा व्यवहार करता है वो सीखता है। ठीक है, फिर अगर मृत्यु हो रही है व्यक्ति की, मरने वाला, जैसे मान लीजिए अंतिम सांसें चल रही है, एक आध घंटे में मरने वाला है, तब उसके शरीर में कैसा फील हो रहा है वो समझता है। ये भी तो विकास ही है। मतलब उसको मरते समय किस प्रकार की हिचकियाँ आ रही, नब्ज़ खिंचा रही है या कोई उल्टी वगैरह हो रही है, क्या फीलिंग हो रहा है उस समय। उसको मरते समय उसके जीवन के सारे पाप पुण्य याद आ रहे हैं, तो ये उसकी फीलिंग हो रही दोस्तों। तो मरते समय भी व्यक्ति का विकास होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है। अब जो फीलिंग्स आई थी मृत्यु के समय, वो बताने के लिए जिंदा नहीं रहता, मर जाता है। तो विकास क्या हुआ? जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है और निरंतर चलता रहता है। विकास कभी रुकता नहीं है दोस्तों। अब देखिए विकास के हम रूप की बात करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं हम। और विकास के रूप की बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए विकास के रूप। तो सबसे पहला रूप होता है विकास का दोस्तों, आकार में परिवर्तन। क्या होता है? आकार में परिवर्तन। सबसे पहला रूप क्या होता है विकास में? आकार में परिवर्तन। अब जैसे कोई बच्चा है, जब गर्भाधान होता है, ठीक है, तो सबसे पहले भ्रूण बनता है। भ्रूण बना, फिर उसके बाद शरीर के बॉडी के अलग अलग पार्ट्स बनते हैं। ठीक है, तो मतलब उसका आकार में परिवर्तन हुआ। जन्म हुआ तो जन्म हुआ तो भी पहले वो, जैसे जब भ्रूण था तो भ्रूणावस्था हो गई, फिर इसके बाद जन्म लिया तो शैशवावस्था आ गई। शैशवावस्था के बाद क्या अवस्था आएगी आपकी? बाल्यावस्था। बाल्यावस्था के बाद उत्तर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था। ठीक है, फिर उसके बाद आएगी प्रौढ़ावस्था और फिर आएगी वृद्धावस्था। तो दोस्तों विकास आकार में परिवर्तन हो रहा है। जैसे जब भ्रूण था तब उसका आकार कुछ और था, ठीक, फिर इसके बाद शैशवावस्था में आया, उसका आकार कुछ और हो गया। फिर इसके बाद जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो शारीरिक उम्र प्रौढ़ावस्था में आने के बाद जो शारीरिक आकार में परिवर्तन होता है दोस्तों वो कम होने लगता है। ठीक है, पर जो शैशवावस्था है
भ्रूण अवस्था है और बाल्यावस्था और किशोरावस्था है। ये तीनों अवस्था में बहुत तीव्रता से परिवर्तन होता है दोस्तों। तो यहाँ पे शरीर, हाव भाव, बोलचाल सब में परिवर्तन होगा, उसके आकार में परिवर्तन होगा। फिर इसके बाद सेकंड होता है अनुपात में परिवर्तन दोस्तों, अनुपात में परिवर्तन। अब देखिए बच्चा जैसे जैसे बढ़ता है, शिशु जैसे जैसे बढ़ेगा, शिशु से बालक हुआ, तो उसी अनुपात में उसके शरीर में परिवर्तन होता है। जैसे बच्चा सबसे मतलब जब जन्म हुआ तो तब केवल रोता है बच्चा, ठीक है, रोता है। फिर इसके बाद इसका एक अच्छा उदाहरण देता हूँ मैं आपको। जैसे जन्म हुआ बच्चे का, ठीक है, जब जन्म होता है बच्चे का तो बच्चा स्वयं केंद्रित रहता है। क्या रहता है? जब शिशु रहता है बच्चा क्या रहता है? स्वयं केंद्रित रहता है, स्वयं केंद्रित रहेगा। मतलब जब जन्म के समय बच्चे का केंद्र बिंदु केवल खुद रहता है। अब शिशुअवस्था हो गया, फिर बालक में आ गया हूँ। जैसे ही बालक बनता है, बालक बन जाएगा तो उसका केंद्रित क्या हो जाएगा? आसपास का वातावरण। उसका केंद्र क्या हो जाएगा दोस्तों? आसपास के वातावरण में घुल मिल जाएगा वो। मतलब अब बच्चे का क्या हो गया? तो उसी अनुपात में परिवर्तन हो रहा है। जब जन्म हुआ तब स्वयं केंद्रित रहता है बच्चा, तब खुद के लिए बात करता है, कुछ भी होता है तो कुछ रोके मांगता है। तो ये खुद के लिए केंद्रित था, स्वयं केंद्रित था। और जैसे ही वो बालक हुआ, बाल्यावस्था में है, तो वो आसपास के वातावरण में मिला, उसके मित्रों से मिला, सुख दुख समझने लगा हो। तो ये कौन सी अवस्था है? तो जो सेकेंड प्रोसेस होती है अनुपात में परिवर्तन। तो बालक में जैसे जैसे एज बढ़ती है उसी अनुपात में उसका विकास भी परिवर्तित होता है दोस्तों। इसके बाद देखिए तीसरी जो अवस्था है पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन। तीसरा क्या है दोस्तों? पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन। तीसरा रहेगा पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन। होता है नहीं होता है? बराबर होता है पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन। जैसे बच्चा शिशु था, बाल्यावस्था में था, तो उसकी रूपरेखा, शारीरिक रूपरेखा में परिवर्तन हुआ। फिर इसके बाद बौद्धिक रूपरेखा में परिवर्तन होता है। पुरानी रूपरेखा, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, हम बोलते हैं कि वो कौन आया, इतने में हम उससे कोई चीज़ ले लेते हैं, कोई वस्तु ले लेते हैं। जैसे उसने हमारा पेन लेके रखा है किसी बच्चे, छोटे बच्चे ने, शेषवावस्था का बच्चा है, अगर उसने हमारा पेन लिया और हम बताते हैं कि वो कौन आया, या बाल्यावस्था में भी कई बार ऐसा होता है, हम बताते हैं वो तेरे मामा आए, और इतने में हम उससे पेन ले लेते हैं, वो समझ ही नहीं पाता है। तो पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन होता है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है बच्चे की, रूपरेखा में परिवर्तन होती है। अब जैसे यहीं पर जस्ट 5 साल का बच्चा है, उसको बोलो आपके तेरे मामा आए और पेन छीन लो, तो क्या देगा? वो नहीं देगा। तो ये क्या हुआ? रूपरेखा में परिवर्तन होता है। तो जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है उसकी बौद्धिक क्षमताओं में भी परिवर्तन होता है और शारीरिक क्षमताओं में भी परिवर्तन होता है। तो रूपरेखा में परिवर्तन हुआ दोस्तों। इसके बाद आता है चौथा, होता है नए गुणों में परिवर्तन। नए गुणों की प्राप्ति, नए गुणों की प्राप्ति। जैसे बच्चे की उम्र बढ़ी, भैया 2 साल का था, फिर 5 साल का हुआ, 10 साल का हुआ, तो नए नए गुण प्राप्त होंगे उससे। नए नए गुण वो समाज से सीखेगा। जैसे पहले छोटा बच्चा था भैया तो मम्मी के साथ मार्केट जाता था, अब वो 10 साल का हो गया तो वो खुद आसपास घूम के आ जाता है मोहल्ले में, अपने दोस्त बना लिए उसने, ठीक है, उसमें लीडरशिप के गुण डेवलप होंगे। तो नए गुण वो सीख रहा है, बड़ों से कैसे बात करना है, अगर कोई बड़े टीचर मिल रहे तो चरण स्पर्श करना है। तो ये क्या हुआ? उसमें नए गुण प्राप्त हुए दोस्तों। तो देखिए ये विकास के रूप है दोस्तों। विकास कितने रूप का होता है? विकास के रूप, विकास के 4 रूप होते हैं दोस्तों, ये 4 रूप। तो पहला रूप है आपका आकार में परिवर्तन हुआ, फिर दूसरा है अनुपात में परिवर्तन हुआ, पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन हुआ, और चौथा है नए गुणों की प्राप्ति दोस्तों। अब देखिए इसके बाद हम बात करते हैं विकास के सिद्धांत। इसका स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों आप। फिर इसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा विकास के सिद्धांत। अब देखिए विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं? विकास के सिद्धांत दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। विकास के सिद्धांत दोस्तों, अब देखिए विकास के सिद्धांत में पहला सिद्धांत है हमारा विकास का एक निश्चित प्रतिरूप होता है दोस्तों। विकास का एक निश्चित प्रतिरूप होता है दोस्तों। अब देखिए विकास का एक निश्चित प्रतिरूप होता है। अब जो निश्चित प्रतिरूप है इसे हमने 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है दोस्तों? देखिए पहला जो है मस्तकोमुखी। क्या है पहला? मस्तकोमुखी है ना, मस्तकामुखी, मस्तकामुखी या मस्तिष्कमुखी। अब देखिए मस्तकोमुखी विकास होता है दोस्तों। मस्तकोमुखी विकास में सबसे पहले बच्चे का क्या डेवलप होता है? मस्तिष्क विकास,
मतलब मस्तकोमुखी विकास क्या होता है, सिर से पैर की ओर चलता है। सीधा सा इसमें क्वेश्चन आता है, मस्तकोमुखी विकास किस दिशा में चलता है, तो भैया ये सिर से पैर की ओर चलेगा। किस ओर चलेगा, सिर से पैर की ओर चलता है मस्तकोमुखी विकास। इसमें सबसे पहले मस्तिष्क विकसित होता है, फिर उसके बाद पैर विकसित होते हैं। तो मस्तकामुखी विकास या मस्तकोमुखी विकास बोलते हैं इसको। तो ये किस डायरेक्शन में चलेगा, सबसे पहले सिर डेवलप होता है बच्चे का, फिर उसके बाद जैसे जैसे नीचे के पार्ट्स हैं वो डेवलप होते हैं दोस्तों। फिर इसके बाद इसी का सेकंड रूप है दोस्तों निकट दूर विकास। क्या है, निकट दूर विकास। कौन सा है दोस्तों, निकट दूर विकास। तो ये इसका जो सेकंड रूप है दोस्तों, ये कहता है कि बच्चे का सबसे पहले धड़ विकसित होता है, मतलब जो केंद्रीय भाग है वो विकसित होगा, चेस्ट विकसित होते हैं, फिर उसके बाद जैसे जैसे दूर बॉडी के पार्ट्स जाते हैं वो विकसित होंगे। तो निकट दूर विकास का सिद्धांत ये कहता है कि भैया सबसे पहले बच्चे का क्या डेवलप होता है, केंद्रीय भाग विकसित होता है, फिर उसके बाद केंद्र से जैसे जैसे दूरी पर अंग होंगे वो डेवलप होंगे दोस्तों। अब देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप और वीडियो को लाइक करें। इसके बाद देखिए इसी में अगला सिद्धांत देखते हैं हम। अगला जो हमारा सिद्धांत है दोस्तों, देखिए अगला जो सिद्धांत है हमारा, विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है। विकास किस ओर होता है दोस्तों, सामान्य से विशेष की ओर। विकास किस दिशा में होगा, सामान्य से विशेष की ओर होगा। जैसे सीधा सा उदाहरण बताता हूँ मैं आपको कि भैया आपने बच्चे को सबसे पहले क्या सिखाया, अनाराम सिखाया। अनाराम सीख गया बच्चे तो फिर क्या सिखाओगे आप उसको, मात्रा सिखाओगे। फिर उसके बाद बगैर मात्रा वाले वर्ड पढ़ना सिखाते हैं हम धीरे धीरे। फिर उसके बाद बच्चे को मात्रा वाले वर्ड पढ़ना सिखाते हैं। तो ये सामान्य से विशेष की ओर जा रहे हैं। या फिर शारीरिक विकास की बात करें, जैसे बच्चे को, जब बच्चा शिशु रहता है, जब उसको कोई चीज़ चाहिए होती है तो वो इस प्रकार से पूरा हाथ फैलाता है कि भैया वो चाहिए, ठीक है, इस प्रकार से हाथ फैलाता है। पर जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है बच्चे का तो फिर वो उंगलियों की गतियों पर कंट्रोल कर लेता है। उसको कुछ चीज़ चाहिए तो फिर वो इस प्रकार से एक कोई वस्तु मांगेगा, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा बता देता है। और जब वो शिशु रहता है तो वो पूरा हाथ ऐसा फैलाता है। तो ये क्या हो गया, विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है। मतलब पहले बच्चे सामान्य चीज़ सीखते हैं, फिर उसके बाद विशेष चीज़ें सीखते हैं। इसका और उदाहरण देख सकते हो। सबसे पहले बच्चा क्या सीखता है भैया, पैदल चलना सीखता है, ठीक है, फिर धीरे धीरे दौड़ना सीखता है, ठीक है। यहाँ पे आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि पहले व्यक्ति साइकिल चलाना सीखता है, फिर बाइक चलाना सीखता है, फिर 4 व्हीलर सीखता है। तो ये भी सामान्य से विशेष की ओर ही जा रहा है, धीरे धीरे एक एक स्टेप बढ़ रहा है। अब वो कुछ लोग होते हैं कि डायरेक्ट 4 व्हीलर चलाते हैं, 2 व्हीलर चलाना नहीं आ रही, ठीक। तो भैया सामान्य से विशेष की ओर विकास होता है, ठीक है। मतलब पहले व्यक्ति सामान्य चीज़ें सीखता है, फिर स्पेशल चीज़ें सीखता है दोस्तों। अब देखिए इसके बाद इसी का तीसरा जो सिद्धांत है, विकास अवस्था के अनुपात में होता है दोस्तों। विकास जो होता है वो अवस्था के अनुपात में होता है, नहीं होता है, अवस्था के अनुपात में होता है। तो देखिए विकास बराबर अवस्था के अनुपात में होता है दोस्तों। जैसे इसका अच्छा उदाहरण है, बच्चा नर्सरी में एडमिशन लेता है तो नर्सरी में केवल वो ABCD 1 2 सीखता है, ठीक है। मतलब ABCD 1 2 और हिंदी अनाराम 3 सब्जेक्ट होते हैं। बच्चा जैसे जैसे डेवलप हुआ तो उसके बाद हमने क्या करा, और सब्जेक्ट ऐड किया। फर्स्ट में आया तो हमने कुछ प्राइवेट स्कूलों में GK की बुक्स भी ऐड कर दी जाती हैं, सरकारी स्कूलों में ऐड नहीं होता। सरकारी स्कूलों में तो 3 ही बुक्स लेके चलते हैं, एक हिंदी, मैथ्स और अंग्रेजी, ये 3 सब्जेक्ट लेकर चल रहे हैं। पर जैसे ही प्राइवेट स्कूल की बात करें तो वहाँ पर हम एडिशनल सब्जेक्ट और स्टार्ट कर देते हैं। अब हम यहाँ पर क्या ले लेंगे भैया, जैसे प्राइवेट स्कूल की बता रहा हूँ वहाँ पर, तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स के अलावा पर्यावरण ले लेते हैं और कंप्यूटर, 5 सब्जेक्ट कर देते हैं कुछ प्राइवेट स्कूल वाले, और कुछ 6 सब्जेक्ट भी कर देते हैं, ठीक है। तो भैया विकास जैसे जैसे बच्चों की एज बढ़ती है तो उसी अनुपात में विकास भी बढ़ता जाता है। अब फर्स्ट में आ गया, फिर जैसे ही बच्चा 6 में जाता है तो संस्कृत ऐड हो जाती है। यहाँ पर विज्ञान, सामाजिक विज्ञान 2 अलग अलग पार्ट हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये क्या हुआ, जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती जा रही है तो विकास अवस्था के अनुसार बढ़ता जाता है बच्चों का। इसके बाद देखिए अगला जो सिद्धांत है, अगला सिद्धांत है विकास में व्यक्तिगत विभेद रहते हैं। क्या है अगला, विकास में सभी व्यक्तियों में विभेद रहता है। भैया रहता है विभेद, विकास में विभेद क्या रहता है, व्यक्तिगत विभेद होता है विकास में। व्यक्तिगत विभेद मतलब क्या, विकास में व्यक्तिगत विभेद सभी बच्चों को एक ही टीचर पढ़ाता है, पर सभी बच्चों का सीखने का IQ अलग अलग होता है। कुछ बच्चों का कैचिंग पावर अच्छा होता है, कुछ बच्चों का कैचिंग पावर बहुत कमज़ोर होता है। पढ़ा एक ही शिक्षक रहा है पर सभी व्यक्तियों का सीखने का स्तर अलग अलग होगा। जिस बच्चे का IQ अच्छा होगा वो बच्चा आसानी से सारी चीज़ें सीख सकता है, जिस बच्चे का IQ कम होगा वो नहीं सीख पाएगा। तो व्यक्तिगत विभेद हुआ, सभी बच्चों का अपना अपना अलग अलग IQ स्तर होता है दोस्तों। तो सभी बच्चे अपने अपने हिसाब से सीखते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला जो सिद्धांत है हमारा इसी में,
विकास की गति तीव्र और मंद पाई जाती है दोस्तों। विकास क्या होता है, तीव्रता होती है, वह मंद होता है। विकास या तो तीव्र होगा या मंद होगा। विकास, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है दोस्तों। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, विकास कभी नहीं रुकता है। विकास कभी नहीं रुकता है, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास कभी तीव्र होता है तो कभी मंद होता है, परंतु रुकता नहीं है। विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है दोस्तों, ये स्टार्टिंग में ही बता दिया मैंने आपको। इसके बाद देखिए, जो विकास होता है, विकास परिपक्वता और शिक्षण का परिणाम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों। विकास क्या है भैया, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। विकास परिपक्वता, जो विकास होता है वो परिपक्वता प्लस शिक्षण का परिणाम होता है, बराबर होता है दोस्तों। विकास, जैसे बच्चा जैसे जैसे मैच्योर होता है और जैसे जैसे उसको एजुकेशन दी जाती है तो उसका परिणाम दिखता है आगे। जैसे हमने कोई बच्चा है, उसको साइंस पढ़ा रहे हैं, साइंस की एजुकेशन दी जा रही है, तो वो बच्चा किस फील्ड में आगे बढ़ जाएगा, साइंस की। हो सकता है कि भविष्य में वो साइंटिस्ट बन जाए। किसी बच्चे को मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो मैथ्स की फील्ड में, स्टैटिक की फील्ड में आगे बढ़ जाए। या किसी बच्चे को हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो भैया हो सकता है कि वो एक बहुत अच्छा इतिहासकार बन जाए। तो विकास परिपक्वता, जैसे बच्चा जैसे जैसे मैच्योर होगा और उसमें शिक्षा जिस सब्जेक्ट की देंगे तो उसका परिणाम दिखेगा आपको। जैसे कोई बच्चा है, उसे हम MBBS करवा रहे हैं तो उसकी परिपक्वता के साथ साथ हम शिक्षा भी दे रहे हैं, तो MBBS करवा रहे हैं तो बच्चा सीधी सी बात है कि डॉक्टर बनेगा। उसका जो परिपक्व परिणाम मिलेगा वो आपको एक डॉक्टर के रूप में मिलेगा। तो जो विकास परिपक्वता और शिक्षा का परिणाम है, 100% है दोस्तों, इसको आप नकार नहीं सकते हो। किसी भी व्यक्ति का विकास उस व्यक्ति को जैसी शिक्षा मिली है और जिस प्रकार से परिपक्व हुआ है उसी का परिणाम होगा। जैसे कोई लीडर अच्छा बन जाता है, कोई नेता अच्छा बन जाता है तो उसे नेतागिरी की शिक्षा अच्छी मिली है, ठीक है, और वो नेतागिरी के क्षेत्र में अच्छा परिपक्व हो गया। कोई व्यक्ति अच्छे साहित्य लिखता है तो वो साहित्य के क्षेत्र में परिपक्व हो गया, उसे साहित्यिक शिक्षा अच्छी मिली। तो मतलब ये कहने का मतलब ये कि कोई भी व्यक्ति परिपक्व और जिस प्रकार की शिक्षा मिलेगी उस फील्ड में बहुत महत्वपूर्ण पद पर चले जाएगा वो। इसके बाद देखिए अगला इसी का कंटेंट है, विकास एक अविराम प्रक्रिया। ये तो पहले ही बता दी दोस्तों, विकास एक जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है। विकास कभी रुकता नहीं, कभी तीव्र तो कभी मंद होता है, ठीक है, पर रुकेगा नहीं। अब देखिए, विकास को प्रभावित करने वाले कारक की बात कर लेते हैं दोस्तों। क्या है अगला हमारा? आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अब देखिए, विकास को क्या क्या प्रभावित करता है। पहला कारक होता है वंशानुक्रम। क्या होता है? विकास को जो प्रभावित करेगा वो कौन करेगा? वंशानुक्रम। और वंशानुक्रम कैसे प्रभावित करता है दोस्तों? देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा हम बात करते हैं वंशानुक्रम। तो भैया किसी भी बच्चे में, ठीक है, जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, तो एक बच्चा या बच्ची कुछ भी हो सकता है, तो उसमें 50% क्रोमोसोम उसके पिता के हो सकते हैं, 50% उसकी माता के हो सकते हैं, 25% उसके दादा के हो सकते हैं, 25% उसकी दादी के कुल के हो सकते हैं, और 10% परदादा और परनानी के हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है। मतलब सीधी सी बात है कि वंशानुक्रम अगर कोई बच्चा है तो उसमें 10% क्रोमोसोम उसके परदादा के आ सकते हैं या परनानी के आ सकते हैं। फिर इसके बाद 50% दादा दादी के आ सकते हैं, 50% परदादा परनानी के आ सकते हैं, 50% माता पिता दोनों में आ सकते हैं, 50% माता के कुल के आ सकते हैं, 50% पिता के कुल के आ सकते हैं दोस्तों। तो सीधी सी बात है, अगर माता पिता अच्छे पढ़ने में होंगे तो बच्चा भी पढ़ने में होगा। अब देखिए, जो क्रोमोसोम होते हैं अनुवांशिकी, एक पीढ़ी में दब जाती है। जैसे मान लीजिए ये व्यक्ति अच्छा पढ़ने में था पर ये वाला डफर हो सकता है क्योंकि ये इसको यहाँ के क्रोमोसोम ने प्रभावित किया है। तो वंशानुक्रम बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं कहीं ना कहीं। मतलब जैसा आपने देखा हुआ है, कई बच्चों में पूरे परिवार में अंधे होते हैं या किसी परिवार में बहुत सारे को कम सुनाई देता है तो उनके बच्चों को भी कम सुनाई देता है दोस्तों। ये विकास वंशानुक्रम प्रभावित होता है। अब जैसे किसी व्यक्ति में कुछ वंशानुगत चीज़ें बहुत ज़्यादा एडवांस होती है कि भैया सभी पूरे परिवार में सबका IQ अच्छा होता है, तो जो आने वाली संतान है उसका भी IQ कैसा होगा? अच्छा होगा। तो वंशानुक्रम विकास को प्रभावित करता है दोस्तों। फिर इसके बाद पोषण। क्या रहेगा अगला? पोषण। अगर किसी बच्चे को खान पान की अच्छी चीज़ें नहीं दी जाती है, पौष्टिक आहार नहीं दिया जाता है, तो वो कुपोषित हो जाएगा और उसका जो विकास है वो रुक जाएगा। कई बच्चे कुपोषण के कारण डेथ हो जाती है, कई बच्चे सीखने में धीमे होते हैं, कई बीमारियां आ जाती हैं।
कुपोषण के कारण दोस्तों। तो पोषण और आहार बहुत महत्वपूर्ण होता है बच्चों के विकास के लिए, इसलिए बोला जाता है कि भैया बादाम खाया करो, दिमाग तेज हो जाएगा। तो बादाम खाया करो, इसका मतलब यही हुआ है कि पोषण अच्छा होना चाहिए आपका। पोषण अच्छा होगा तो दिमाग ऑटोमेटिक तेज हो जाएगा। फिर इसके बाद है वातावरण। वातावरण विकास को बहुत प्रभावित करता है दोस्तों। अब वातावरण कैसे प्रभावित करेगा, जैसे मान लीजिए कोई क्षेत्र है बहुत ज़्यादा अशांत है, जैसे मान लीजिए इराक, सीरिया या फिर हम अफगानिस्तान का ले लें, तो वहाँ के बच्चों का विकास कहाँ होगा? वहाँ तो भैया बहुत हालत ख़राब है, स्कूल तो चल ही नहीं रहे, महिलाओं गर्ल्स को पढ़ाया नहीं जा रहा है। तो वातावरण, जैसे अगर हम बात करें भारत में, मध्य प्रदेश का वातावरण कुछ अलग है एजुकेशन के लेवल में, और जस्ट यहाँ पर राजस्थान की बात करें, राजस्थान के बच्चों का IQ अच्छा होगा क्योंकि वहाँ का वातावरण एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। MP का वातावरण एजुकेशन के लिए इतना अच्छा नहीं है, आज हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में टीचर ही नहीं है। तो भैया राजस्थान का बच्चा ज़्यादा सीखेगा, और राजस्थान से भी अच्छा अभी सिस्टम हो गया दिल्ली का। तो वातावरण सबसे अच्छा अभी एजुकेशन में कहाँ पर है? तो दिल्ली में। दिल्ली के बच्चों सबसे ज़्यादा एडवांस बच्चे होंगे अभी आने वाले समय। और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार में शिक्षक नहीं है, तो यहाँ के बच्चे सबसे ज़्यादा डफर टाइप के होंगे, क्योंकि वातावरण एजुकेशन को प्रभावित करता है। अगर वातावरण शिक्षा का होगा तो बच्चे शिक्षा में पढ़ेंगे। वातावरण में एक और अच्छा उदाहरण था हरियाणा। हरियाणा के बच्चे सबसे ज़्यादा स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करते हैं हरियाणा में, तो वहाँ पे वातावरण एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट का है, तो वहाँ के बच्चे स्पोर्ट में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा भंडारे होते हैं, तो यहाँ के बच्चे भंडारों में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा प्रभावित होती है दोस्तों वातावरण से भी। इसके बाद देखिए आहार हो गया, रोग हो गया। अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा रोगी है तो उसका विकास प्रभावित होगा। बुद्धि IQ प्रभावित करेगी दोस्तों। जिस बच्चे का जैसा IQ होगा वो उसी प्रकार से चीज़ों को सीख पाएगा। यौन लिंग भी बच्चों को प्रभावित करता है। यौन मतलब जैसे महिला गर्ल्स को स्कूल में नहीं भेजा जाता तो उनका विकास कम होता है। आज भी गाँव में कई जगह उदाहरण है कि भैया 5वीं 7वीं 8वीं पढ़ ली गर्ल्स तो बहुत है, तो उससे उस लड़की का विकास प्रभावित होगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों आगे विकास की अवस्थाएं हर लोग के अनुसार, किसके अनुसार पढ़ रहे हैं हम? हर लोग के अनुसार दोस्तों। विकास की अवस्थाएं तो कई शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने दी है, पर सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक विकास की जो अवस्थाएं मानी गई है हर लोग की मानी गई दोस्तों। अब देखिए हर लोग महोदय ने 11 अवस्थाएं बताई है विकास की। कितनी अवस्थाएं बताई है? देखिए सबसे पहली अवस्था है गर्भकालीन अवस्था दोस्तों। कौन सी है? गर्भकालीन अवस्था। गर्भकालीन अवस्था होती है दोस्तों जन्म से पहले तक। कब तक होती है? ठीक है, जन्म से पहले तक, जब तक बच्चे का जन्म नहीं होता है उसके पहले तक की अवस्था कौन सी होती है? गर्भकालीन अवस्था। दोस्तों जब निषेचन होता है और जैसे ही एम्ब्रियो बनना स्टार्ट होता है, निषेचन के बाद से जो अवस्था स्टार्ट होती है जन्म से 1 मिनट पहले तक, मतलब जब तक बच्चा गर्भ में रहता है तब तक कौन सी अवस्था कहलाती है उसकी? गर्भकालीन अवस्था कहलाती है या गर्भावस्था कहलाती है दोस्तों। और बच्चा जो गर्भ में रहता है जब तक उसे भ्रूण नहीं कहेंगे। ठीक है, चाहे बच्चा 9 महीने का पूरा हो गया हो, जन्म लेने में 1 मिनट की देर हो, तब तक उस बच्चे को क्या कहेंगे हम? भ्रूण नहीं कहेंगे। फिर इसके बाद सेकंड अवस्था आती है दोस्तों शैशवा अवस्था। कौन सी अवस्था आती है दोस्तों? शैशवा अवस्था। अब देखिए शैशवा अवस्था के बारे में जो बताया है हरलोक महोदय ने दोस्तों, ये जन्म से 15 दिन तक होती है। कहाँ तक रहेगी? जन्म से 15 दिन तक रहती है शैशवा अवस्था। दोस्तों शैशवा अवस्था में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है समायोजन की अवस्था कौन सी होती है दोस्तों। तो शैशवा अवस्था को समायोजन की अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? समायोजन। शैशवा अवस्था को क्या कहते हैं दोस्तों? समायोजन की अवस्था कहते हैं। एडजस्टमेंट की अवस्था कहते हैं, समायोजन की अवस्था कहते हैं दोस्तों शैशवा अवस्था। शैशवा अवस्था कब तक होती है? जन्म से लेकर 15 दिन तक होती है दोस्तों। 2 सप्ताह बोल सकते हैं इसको। ठीक है, जन्म से लेकर 15 दिन तक जो अवस्था होती है उसे क्या कहेंगे हम? शैशवा अवस्था कहते हैं। और इस अवस्था को समायोजन की अवस्था कहते हैं। इस अवस्था को समायोजन की अवस्था इसलिए कहते हैं दोस्तों क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बच्चों की डेथ होती है वो शैशवा अवस्था में ही होती है। क्योंकि गर्भावस्था में जब होते हैं बच्चे और गर्भ से जैसे ही बाहर आते हैं तो बाहर का क्लाइमेट अलग होता है और गर्भ का क्लाइमेट अलग होता है। अब देखिए तो जो बच्चे समायोजन नहीं कर पाते हैं वातावरण से वो बच्चों की डेथ हो जाती है यहाँ पर। तो इसलिए शैशवा अवस्था को क्या कहा जाता है दोस्तों? शैशवा अवस्था को समायोजन की अवस्था कहा जाता है, एडजस्टमेंट की अवस्था कहा जाता है, क्योंकि इसमें ही बच्चों की सबसे ज़्यादा डेथ होती है, मृत्यु होती है। तो शैशवा अवस्था का जो टाइम बताया हर लोग ने जन्म से 15 दिन तक का दोस्तों। ठीक है, इसके बाद देखिए बचपन अवस्था। कौन सी अवस्था है दोस्तों? बचपन अवस्था।
बचपना अवस्था। हर लोग ने बताइए भैया 15 दिन से 2 वर्ष तक। हर लोग मोदी ने इस अवस्था को कब तक बताया है? 15 दिन से 2 वर्ष तक। इस अवस्था में बच्चा में सुख दुख प्रेम घृणा के भाव विकसित हो जाते हैं। कौन से भाव विकसित हो जाएंगे दोस्तों? सुख दुख प्रेम घृणा, ये भाव विकसित हो जाते हैं बच्चे के अंदर। जैसे सुख, अगर उसको कुछ गिफ्ट दे दिया आपने, चॉकलेट दे दिया तो वो खुश हो जाएगा, थोड़ा सा डरा दिया तो दुखी हो जाएगा। प्रेम घृणा, ये अब जैसे आप चिल्ला देते हो उसके ऊपर तो बच्चा आपसे घृणा करने लग जाएगा। तो ये क्या हो गया? मतलब बचपना अवस्था 15 दिन से 2 वर्ष तक होती है दोस्तों, हर लोग के अनुसार। और इस अवस्था में बच्चा सुख दुख घृणा प्रेम के गुण विकसित हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें समझने लग जाता है। इसके बाद आती है बाल्यावस्था दोस्तों। कौन सी आती है? बाल्यावस्था। देखिए बाल्यावस्था होती है दोस्तों। अब देखिए बाल्यावस्था को 2 भागों में डिवाइडेशन किया गया है। पूर्व बाल्यावस्था कौन सी है? पूर्व बाल्यावस्था। देखिए पूर्व बाल्यावस्था का जो समय होता है दोस्तों 2 वर्ष से 6 वर्ष तक। कब तक रहेगा? 2 वर्ष से 6 वर्ष का अवस्था होती है पूर्व बाल्यावस्था। इस अवस्था में बच्चे का स्कूल में प्रवेश हो जाता है। कहाँ प्रवेश हो जाएगा दोस्तों? पूर्व बाल्यावस्था जो होती है बच्चों की 2 से 6 वर्ष की होती है, और इस अवस्था में बच्चे का स्कूल में एडमिशन हो जाता है दोस्तों, प्रवेश हो जाता है। गवर्नमेंट स्कूल में है तब भी 5 साल के बच्चों को स्कूल में ले लेते हैं, और प्राइवेट स्कूल में तो भैया 3 साल से ही बच्चों को स्कूल में ले लेते हैं, और कई स्कूलों में तो 2.5 साल से ही ले लेते हैं प्ले स्कूलों में। तो पूर्व बाल्यावस्था कब तक होती है? 2 से 6 वर्ष तक इस अवस्था में बच्चे का स्कूल में प्रवेश हो जाता है। फिर इसके बाद आती है उत्तर बाल्यावस्था। कौन सी होती है दोस्तों? सेकेंड अवस्था उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था का जो समय है दोस्तों 6 वर्ष से ये रहता है आपका 12 वर्ष तक। कहाँ तक रहेगा दोस्तों? 6 से 12 वर्ष तक। अब देखिए इस अवस्था में बच्चे में क्या होता है? इस अवस्था में बच्चे में जो विकास होता है भैया, माता पिता और शिक्षक से सवाल बहुत करता है, क्वेश्चन बहुत लगाता है। ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था में बच्चा क्या करता है? क्यों, कहाँ, कैसे, कब, मतलब उसके पास हजारों सवाल होते हैं। ठीक है, उनके जवाब देना माता पिता को मुश्किल पड़ता है। उत्तर बाल्यावस्था में बच्चा बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछता है, मतलब जिज्ञासु होता है, बहुत ज़्यादा सभी चीज़ों के बारे में जानना रहता है उसको, ऐसा क्यों वैसा क्यों, ये क्या वो क्या। तो ये कौन सी अवस्था दोस्तों? उत्तर बाल्यावस्था। और ये होती है 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की होती है। उत्तर बाल्यावस्था को जिज्ञासा अवस्था भी कहा जाता है दोस्तों। अब देखिए इसके बाद अगली, ये आप स्क्रीनशॉट ले लें इन अवस्थाओं का। इसके बाद अगली अवस्था आती है दोस्तों। अब देखिए आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। इसके बाद देखिए अगली अवस्था है दोस्तों वयासंधि। कौन सी अवस्था है दोस्तों? वयासंधि। वयासंधि दोस्तों बाल्यावस्था और किशोरावस्था दोनों के बीच का समय होता है। वयासंधि कब तक का समय रहता है दोस्तों? देखिए गर्ल्स में होती है 11 से 13 वर्ष तक। ठीक है, कब तक रहेगी गर्ल्स में? 11 से 13 वर्ष तक की होती है दोस्तों। और गर्ल्स में 11 से 13 वर्ष होती है लड़कियों में। ठीक है, और लड़कों में होती है 12 से 13 वर्ष दोस्तों, लड़कों में। ठीक है, देखिए वयासंधि में क्या होता है, जैसे बाल्यावस्था समाप्त हो गई और किशोरावस्था आने वाली है, उसके बीच का जो संक्रमण काल होता है उसे बोलते हैं वयासंधि। ये गर्ल्स में होती है 11 वर्ष से 13 वर्ष तक की, और लड़कों में होती है 12 से 13 वर्ष। ठीक है, ये अवस्था होती है दोस्तों, इसको वयासंधि बोलते हैं। फिर इसके बाद आती है किशोरावस्था। कौन सी अवस्था दोस्तों? किशोरावस्था। किशोरावस्था। किशोरावस्था की बात करें तो किशोरावस्था को भी 2 भागों में बांटा गया है दोस्तों, पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था ये होती है 13 से 16 वर्ष। कब तक होती है दोस्तों? 13 वर्ष से 16 वर्ष। इसके बाद आती है उत्तर किशोरावस्था। उत्तर किशोरावस्था दोस्तों ये होती है 16 वर्ष से 21 वर्ष तक। हरलॉक महोदय ने 21 वर्ष तक बताया दोस्तों। ठीक है, तो देखिए पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर बच्चों में, ठीक है, पूर्व जो किशोरावस्था होती है इस अवस्था में दोस्तों लड़के और लड़कियों, ठीक है, दोनों में शारीरिक विकास तीव्रता से होता है। लड़कों की आवाज़ मोटी हो जाती है, दाढ़ी मूछें आने लग जाती हैं। किसमें? पूर्व किशोरावस्था में लड़कों की आवाज़ मोटी हो जाती है और दाढ़ी मूछें आने लग जाती हैं। ठीक है, बाल वगैरह आने लग जाते हैं शरीरों में।
शरीर एकदम से बढ़ने लग जाता है दोस्तों। और लड़कियों में इस अवस्था में मासिक धर्म स्टार्ट हो जाता है, लड़कियों में मैच्योरिटी आने लग जाती है, ठीक है, इस अवस्था में, पूर्व किशोरावस्था में, ठीक है। इसके बाद देखिए उत्तर किशोरावस्था होती है दोस्तों 16 से 21 वर्ष। उत्तर किशोरावस्था कब तक होती है? 16 से 21 वर्ष की अवस्था उत्तर किशोरावस्था होती है दोस्तों। इस अवस्था में बच्चों में नैतिक गुणों का विकास बहुत तीव्र होता है। इस अवस्था में बच्चा अपने ग्रुप के प्रति बहुत ज़्यादा उत्तरदायी होता है, समूह के प्रति बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और 16 से 21 वर्ष की अवस्था में बच्चों का विपरीत लिंग के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण होता है, ठीक है। लड़के का लड़की की तरफ और लड़की का लड़के की तरफ उत्तर किशोरावस्था में, इसमें अपोजिट जेंडर के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण होता है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद होती है प्रौढ़ावस्था। इसके बाद अगली अवस्था कौन सी आएगी दोस्तों? प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था का जो समय दोस्तों, जो प्रौढ़ावस्था होती है, ठीक है, प्रौढ़ावस्था का जो समय होता है 21 से 40 वर्ष तक होता है। कहाँ तक रहेगा? 21 से 40 वर्ष तक होता है दोस्तों प्रौढ़ावस्था का समय। अब देखिए जो प्रौढ़ावस्था का समय होता है, इसमें सामान्य विवाह हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है इसमें? वैवाहिक संबंध, मतलब विवाह वगैरह हो जाते हैं। और कुछ लोगों को वैवाहिक चिंताएं रहती है कि भैया विवाह कब होगा। और यहाँ पर भविष्य की चिंता हो जाती है। क्या हो जाता है दोस्तों? भविष्य की चिंता हो जाती है, भविष्य की करियर की बात आ जाती है यहाँ पर कि अब आगे क्या करना है, ठीक है, आगे कैसे जीवन निर्वाह करना है, कैसे जीवन यापन करना है दोस्तों प्रौढ़ावस्था में। और प्रौढ़ावस्था में व्यक्ति 21 साल में ये सारी समस्याएं रहती, विवाह की हो गई, भविष्य की, और आते आते विवाह वगैरह हो जाने के बाद फिर बच्चे हो जाते हैं। फिर इसके बाद यहाँ से फिर लाइफ व्यक्ति की सेटल हो जाती है लगभग। इसके बाद अगली अवस्था आती है दोस्तों मध्य अवस्था। कौन सी अवस्था आती है दोस्तों? इसके बाद अगली अवस्था है मध्य अवस्था। अगली अवस्था है मध्य अवस्था दोस्तों। मध्य अवस्था ये होती है दोस्तों 40 से 60 वर्ष तक की। इस समय जो व्यक्ति होता है पूर्ण रूप से सेटल हो चुका है, और इस समय उसे शांति, ठीक है, आत्मसम्मान, ठीक है, वर्चस्व की बात स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। वो समाज में अपना एक वर्चस्व स्थापित करना चाहता है इस अवस्था में दोस्तों। फिर इसके बाद आती है वृद्धावस्था। कौन सी अवस्था आती है? वृद्धावस्था दोस्तों, ये 60 के बाद, ठीक है। इसमें जब तक मृत्यु नहीं होती तब तक ये अवस्था होती है वृद्धावस्था। और इस अवस्था में दोस्तों व्यक्ति की स्मृति ह्रास हो जाती है। देखा होगा कि जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं वो बहुत जल्दी चीज़ें भूल जाते हैं, कभी क्या हुआ, बार बार एक ही घटना को रिपीट करते हैं। कभी कभी तो वो घर का पता ही भूल जाते हैं, इधर उधर बाजार में भटकते रहते हैं। तो वृद्धावस्था को सठिया अवस्था भी बोलते हैं दोस्तों, जो बहुत गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए वृद्ध लोगों को। सठिया अवस्था, ठीक है, वृद्धावस्था वो सठिया अवस्था भी कहते हैं। और ये सठिया अवस्था होती है, मतलब वृद्धावस्था होती है 60 सालों तक, ठीक है। 60 सालों के बाद स्टार्ट होती है, ठीक है। 60 सालों के बाद रिटायरमेंट हो जाता है। फिर उसके बाद व्यक्ति की स्मृति थोड़ी सी वीक हो जाती है, मतलब वो डिसीजन ठीक से नहीं ले पाता है, और कभी कभी तो अपने घर के पते वगैरह भी भूल जाता है दोस्तों। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करें।